हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के जीवन काल के विषय में बात की, उनके आदर्श, उनके विचार के बारे में बात की कि किस प्रकार के उनके विचार थे जो महिला नारीवादी विचारक के रूप में वो जो है समाज के सामने प्रतिष्ठित हुई। आज हम उनके विषय में बात करेंगे कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट कैसे पहली महिला नारीवादी विचारक के रूप में समाज के समक्ष उपस्थित हुई। स्टूडेंट, प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने इनके विषय में बहुत अच्छे से चर्चा की है। आप हमारे प्रीवियस 3 लेक्चर्स के विषय में देख सकते हैं कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के किस प्रकार के विचार थे, किस प्रकार की उनकी रचनाएं थी और किस प्रकार का उनका जीवन काल था। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट पर ये हमारा आज पार्ट 4 है। आज का इस पार्ट 4 में हम मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के टॉपिक को फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के विषय में बात करेंगे। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट कैसे पहली महिला नारीवादी विचारक के रूप में समाज के सामने स्थापित हुई। नारीवादी विचारक के रूप में समाज में उस समय उभरी जिस समय एडमंड बर्क, जो एक रूढ़िवादी विचारक था, जिन्होंने अपनी रचनाएं रिफ्लेक्शन ऑन रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1789 में परंपराओं एवं संपत्ति का समर्थन करते हुए महिलाओं को घरेलू कार्यों तक सीमित रखने के साथ साथ महिलाएं पुरुषों की संपत्ति होती हैं और पुरुष किसी भी प्रकार से महिलाओं का उपयोग कर सकते हैं, इस बात का पुरजोर समर्थन किया। इन्हीं का विरोध स्वरूप मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने अपनी रचना A Vindication of the Rights of the Women 1792 में महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करते हुए उनकी शिक्षा पर बल दिया, ताकि महिलाएं अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध कर सकें और शोषण के खिलाफ आवाज उठा सके, अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ सके, ताकि उनका एक संपूर्ण विकास हो सके और वो किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का शोषण और दमन से उनको हानि ना हो, उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि वे कुछ नहीं है। विमेन इज नॉट अ ऑब्जेक्ट, विमेन भी एक इंसान है और उनको भी अधिकार, स्वतंत्रता, शिक्षा का उतना ही हक है जितना एक पुरुष को होता है। तो एक पितृसत्तात्मक समाज में यदि एक महिला अपने अस्तित्व के लिए लड़ना चाहती है और अपने अस्तित्व के लिए खड़ा होना चाहती है, तो शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो उसको उसके अधिकारों और स्वतंत्रता को दिला सकता है। तो इसीलिए महिलाओं की शिक्षा का पुरजोर समर्थन करते हुए अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वीमेन में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का प्रसिद्ध कथन क्या था, तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का स्टूडेंट जो फेमस जो स्टेटमेंट था वो ये था कि विवाह जो होता है वो वैधानिक, कानूनी वेश्यावृत्ति होती है, जहां महिलाएं दासों की तरह अपना जीवन यापन करती हैं। अर्थात इसका अर्थ ये कि विवाह जो होता है वो एक लीगल कानूनी रूप से एक वैश्यावृत्ति होती है, जहां महिलाएं क्या करती हैं, दासों की तरह जीवन व्यापन करती हैं। जहां पुरुष जो होते हैं वो उनको दासों की तरह ट्रीट करते हैं, वहां उनका कोई अधिकार नहीं होता, वहां कोई उनकी स्वतंत्रता नहीं होती, वे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकती, वे सिर्फ उन्हीं आदेश निर्देशों का पालन करती हैं जो ससुराल में उनको उनके जो हस्बैंड होते हैं वो उनको कहते हैं, या उनके हस्बैंड से जो रिलेटेड हैं उन्हें उन्हीं प्रकार के कानूनों का पालन करना पड़ता है। यहाँ पर महिलाएं होती हैं, जो पत्नियां होती हैं, उनका कोई हक दर्शाएं, अपनी किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता वहां पर मांगे, किसी भी प्रकार का अधिकार वहां पर मांगे। तो इन्होंने विवाह को एक वैधानिक कानूनी वेश्यावृत्ति कहा। इसके साथ साथ स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के उदारवादी मूल्य क्या थे, तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने उदारवादी मूल्यों का समर्थन करते हुए कहा कि महिलाएं भी तार्किक और विवेकशील होती हैं, उन्हें भी अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, जो केवल शिक्षा के द्वारा ही उनको प्राप्त हो सकती हैं। वे विवाह के विरोधी नहीं थे, न ही वे परिवार को समाप्त करना चाहती थी, फिर भी वे महिलाओं की शिक्षा एवं स्वायत्ता पर बल देती थी, ताकि वे किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार ना हो सके। इसके साथ साथ यदि हम बात करें स्टूडेंट कि किस प्रकार की उनकी आलोचनाएं समाज में उस समय की गई, तो आलोचनाओं में उनका कहा गया कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने महिलाओं के ऊपर होने वाले शोषण को व्यक्ति के ऊपर के शोषण के रूप में देखा, जबकि वास्तविक रूप में ये एक लैंगिक शोषण था। इसलिए जब तक भगिनी समाज का निर्माण ना हो सामूहिक रूप से, अर्थात जब तक महिलाएं पूर्ण रूप से एक सामूहिक रूप से एक एकता के बंधन में बंधते हुए अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगी, तब तक उनको लैंगिक समानता नहीं प्राप्त हो सकती।
इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि निष्कर्ष के रूप में हम इस पूरे ओवरव्यू को किस प्रकार से ले सकते हैं मैरी वॉस्टनक्राफ्ट के, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि मैरी वॉस्टनक्राफ्ट के विचार, आदर्श एवं विचारधाराओं में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तविक रूप में वे एक ऐसी महिला विचारक थीं जिन्होंने लैंगिक समानता की बात की। वे लैंगिक न्याय, अधिकार, शिक्षा का आधार रखा और उनके विचारों और आदर्शों का बाद के नारीवादियों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में वो आज भी कारगर हैं। आज भी महिलाओं में, यदि हम कहें कि महिला नारीवादी विचारकों में, यदि आज भी आदर्शों में उनको देखा जाए तो आज भी मैरी वॉस्टनक्राफ्ट के आदर्श और विचारों को प्रेरणा स्रोत के रूप में लिया जा सकता है। तो स्टूडेंट, हमने अब तक के अपने 4 पार्ट में मैरी वॉस्टनक्राफ्ट के हर रूप की व्याख्या की है। तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखें और इसको भी देखें और अच्छे से मैरी वॉस्टनक्राफ्ट के लेक्चर्स को समझें और जानें कि मैरी वॉस्टनक्राफ्ट को क्यों पहली महिला नारीवादी विचारक के रूप में समाज में मान्यता मिली और किस प्रकार वो राजनीतिक रूप से भी प्रभावशाली रही, जिसकी वजह से आज भी जो है उनका जो चैप्टर है वो न्यू अपडेटेड सिलेबस में ऐड ऑन हुआ यूजीसी के। तो स्टूडेंट, आज का हम चैप्टर अपना यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम दूसरे वेस्टर्न विचारक के रूप को साथ में लेकर आपके सामने आएंगे और उस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।